संभले रहे संभाले रहे, इंसान है इंसान ही रहे, आजमाइश है ईमान से रहे। वो देखो कुछ गुजर गए, सफर में संग थे, बिछड़ गए कहीं मेरे कमी तो नहीं रही, कहीं मेरे रुखी तो नहीं बढ़े, फासलों में सही नज़दीकियाँ जिंदा रहे। इंसान है इंसान ही रहे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजमाइश है। लास्ट अपन ने कर्ण कारक स्टार्ट किया था, कुछ सेंटेंस किए थे उनके। अब देखिए उसका जो फर्स्ट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, ठीक है। अगर वाक्य क्रमवाच्य या भाववाच्य हो, आप बैठ जाइए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और जब भी आप पढ़ने बैठे ईयरफोन लगा के बैठे, एकांत में बैठे और पहले एक बार समझे, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप काम करें। जरा देखिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है तो जो कर्ता होता है उसको तृतीय विभक्ति में लिखा जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ये अपने बहुत काम आएगा। वाच्य परिवर्तन में भी ये काम आया था और यहाँ भी ये काम आ रहा है। देखिए, राम के द्वारा लेख लिखा जाता। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये कर्मवाच्य है कर्तवाच्य है या नहीं? देखिए, क्रमवाच्य या भाववाच्य में एक सेंटेंस लिखा हूं आपके लिए। मैंने लिखा, राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा, ठीक है। राम ने क्या किया? इस सेंटेंस के अंदर इंपॉर्टेंट कौन है? यहाँ पर राम है इंपॉर्टेंट, और राम ने क्या लिखा है? पत्र लिखा। वो पत्र की जगह कुछ एप्लीकेशन पत्र लिख सकता है, कोई वाक्य लिख सकता है, कोई गजल लिख सकता है, कोई कविता लिख सकता है, जरूरी नहीं वो पत्र ही लिखे। तो यहाँ पर ये क्या है? ये जो पत्र है ये अनइम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, अप्रधान। हिंदी में से बोलते हैं अप्रधान। प्रधान कौन है? राम। ये राम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम लिख रहा है। इस लिखना का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो गया? इसे बोल दिया अपन ने कर्तवाच्य। क्या बोल दिया? कर्तवाच्य। आप बोलोगे सर क्रमवाच्य कैसा होता है? तो क्रमवाच्य कैसा होता? राम ने पत्र लिखा तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि राम के द्वारा पत्र लिखा गया। राम के द्वारा पत्र लिखा गया। पहले तो आप इसको हिंदी में समझे, उसके बाद संस्कृत बनाना आएगा, है ना। राम के द्वारा पत्र लिखा गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? पत्र। पत्र लिखा गया है राम के द्वारा। अब पत्र, ये किसी के द्वारा पत्र लिखा गया है, इंपॉर्टेंट कौन है? पत्र है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पत्र राम भी लिख सकता है, श्याम भी लिख सकता है, सीता भी लिख सकती है, गीता भी लिख सकती है या नहीं? मैं भी लिख सकता हूं आपको पत्र, ठीक है ना। तो जो इस सेंटेंस में जो लिखने की क्रिया है उसका प्रधान कौन है? पत्र है। पत्र पर प्रभाव ज्यादा है। यहाँ पर राम ने पत्र लिखा है, राम ने लिखा, तो यहाँ पर क्या है? राम का प्रभाव ज्यादा है, मतलब राम प्रधान है। जहां पर कर्ता प्रधान होता है वहां पर क्या होता है? कर्तवाच्य। जहां पर कर्ता प्रधान नहीं होता है वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। सीधी सी बताओ ना सर, सीधा कैसे कैसे सेंटेंस को पकड़ना है? तो सेंटेंस देखिए, सीधा अगर आपको के द्वारा शब्द आ जाओ ना, ये के द्वारा, कहां पर? राम सब्जेक्ट के बाद अगर के द्वारा शब्द आ रहा है ना, तो सीधी सी बात ध्यान रखना, ये कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। बस सिंपल सी चीज है, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। इसमें जब के द्वारा शब्द लिखा गया आ जाना। आप बोलोगे सर क्रमवाच्य और भाववाच्य तो ठीक है, ये तो पता चल गया, लेकिन ये भाववाच्य क्या है? तो भाववाच्य से पहले क्रमवाच्य को समझो। क्रमवाच्य का मतलब हो गया कर्म,
ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब। जिसमें कर्म होता है वो कर्मवाची, जिसमें कर्म नहीं होता है वो भाववाची। कैसे? जैसे मैंने लिखा, राम के द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा लिखा गया। तो राम तो हो गया सब्जेक्ट और लिखा गया वर्ब हो गई। कर्म कहाँ है इसके अंदर? लिखा क्या है उसने? कुछ नहीं, कुछ नहीं बता रखा। तो ये हो गया आपका भाववाची। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि भाववाची किसे कहेंगे। अगर के द्वारा हो रहा है तो क्रमवाच्य होगा, या भाववाची है। अगर कर्म दे रखा है तो क्रमवाच्य है, कर्म नहीं दे रखा तो भाववाची। तो ऐसे ही सेंटेंस, इसी तरह का जो सेंटेंस है, यानी जो कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं उनमें जो सब्जेक्ट आता है, जो कर्ता आता है, वो तृतीय विभक्ति में होता है। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कैसे बनता है। कॉपी बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़े, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं? बाकी लगभग सारी चीजें क्लियर हो रही है इससे। मैं आपकी अशुद्धियां क्लियर करवा रहा हूं, लगभग सब चीजें क्लियर करा रहा हूं। देखिए, सेंटेंस लिखा है आपके सामने कि राम के द्वारा पत्र लिखा, राम के द्वारा लेख लिखा गया। क्या लिखा गया है? राम के द्वारा लेख लिखा गया। सेंटेंस को बनाइए और सीधी सी बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। राम के द्वारा, क्या आ रहा है? के द्वारा। और अपने को पता है कर्ता ने कर्म को करण से, यानी तृतीय विभक्ति लगानी है। कौन सी लगानी है? सबको पता चल गया होगा, तृतीय विभक्ति लगानी। चलिए आइए हम लगा लेते हैं तृतीय विभक्ति। अब बताओ किसकी लगाएंगे? राम की लगेंगे, के द्वारा थोड़ी लगेंगे। के द्वारा तो कारक चिन्ह है अपना। राम की तृतीय विभक्ति क्या होगी? देखिए, आप सबको पता होगा राम की विभक्ति क्या होगी, सबको याद होगी। राम, रामो, राम, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम और ये राम। ये हो गई इस राम की तृतीय विभक्ति। हो गई ना राम की तृतीय विभक्ति। अब बताओ, राम यहाँ पर एक है ना, तो राम की तृतीय विभक्ति कौन सी होगी? रामेण। तो मैंने यहां लिख दिया आपके लिए रामेण। ठीक है। अब देखिए, लेख लिखा जाता है तो एक चीज और ध्यान रखना कि कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्ता किसमें आता है? तृतीय विभक्ति में। और जो कर्म आता है, कर्म आता है प्रथमा विभक्ति में। किसमें आता है? कर्मणि प्रथमा, यानी कर्म आता है प्रथमा विभक्ति में आता है। अब जरा देखिए कर्म क्या है। अब राम के द्वारा हो गया और ये आ गया लेख। लेख अपना कर्म है, ऑब्जेक्ट। ये राम सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, तो लेख क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्म। और आपको पता है कर्म किसमें आता है? प्रथमा विभक्ति में। आप बोलोगे सर कर्म कारक तो आपने द्वितीय विभक्ति बताई थी, लेकिन सिर्फ किसमें? कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य परिवर्तन में अपने पढ़ा था, तो रूल नंबर 311 पढ़ा था, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए। तो विशेष ध्यान रखिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें यहाँ पर, तो ऐसे ही सेंटेंस पूछे जाएंगे आपको। तो रामेण लेख, लेख की प्रथमा क्या होगी? अब देखिए, लेख ये आपका राम है, राम में पीछे क्या आ रहा है? ए। तो बताओ लेख में पीछे क्या आ रहा है? लेख में भी किसका स्वर आ रहा है? ए आ रहा है। लेखा थोड़ी आ रहा है, लेख ही आ रहा है। तो राम की प्रथमा क्या होगी? राम। तो लेख की प्रथमा भी क्या हो जाएगी? लेख की प्रथमा हो जाएगी लेख है। ये सेंटेंस बन गया लेख है। बस रामेण लेख है। अब लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, ये आपकी वर्ब है। अब उससे लिखना भी तो वर्ब है, जाता है वो भी वर्ब है। यहाँ पर ये वाच्य जो कर्म वाच्य में है, इसलिए लिखा गया लिखा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं लिख धातु। किसकी बात करते हैं? लिख धातु। लिख धातु का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। अब बताओ लकार कौन सा आएगा? लकार पीछे देखो ताहे आ रहा है, तो ताहे का मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब हो गया लट लका।
ठीक है, लट लकार, ठीक है। अब बताओ मुझे कि जो लट लकार है, अब मुझे पुरुष और वचन लगाना है। क्या लगाना है? पुरुष और वचन में किसके अनुसार लगाऊंगा ये समझाओ मुझे। क्या मैं राम के अनुसार लगाऊंगा या मैं कर्म के अनुसार लगाऊंगा? देखिए कर्म वाच्य कर रहे हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर राम ने पत्र लिखा तो लिखने की क्रिया किस पे? वापस बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। राम ने पत्र लिखा, मैं लेख ही लिख देता हूं ना। राम ने लेख लिखा, राम ने लेख लिखा, तो इस लिखने का जो प्रभाव किस पर है? राम पर है ना। एक मैंने लिखा, राम के द्वारा लेख लिखा गया, लेख लिखा गया। अब बताओ इस लिखने का जो प्रभाव किस पर है? इस लेख पर है। लेख लिखा गया, लेख किसने लिखा? राम ने लिखा। तो अगर सेंटेंस कर्तवाच्य होता, राम ने होता, तो हम जो लिखा है ना क्रिया, इस वर्ब को इस राम के अनुसार लगाते। राम किसमें आता है? राम आता है प्रथम पुरुष में और ये आता है एक वचन में। लेकिन अब जो लिखा गया है वर्ब है, ये तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो अब ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार वर्ब लिखेंगे। लेख किसमें आता है? आपको पता है प्रथम पुरुष में आएगा। देख लीजिए, अगर अहम आवाम वयम होता तो मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में कर देते। कम युवम युवम आता तो मध्यम पुरुष में कर देते। बाकी जो बचा सब प्रथम पुरुष आएगा। कौन सा पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। और वचन कौन सा लगाएंगे अपन? एक वचन में लगाएंगे। क्यों? किसके अनुसार लगाना है अपने को? इस लेख के अनुसार ही लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रथम पुरुष और ये हो गया आपका एक वचन। अब थोड़ा और ध्यान देना है आपको, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं है, कितना लफड़े हैं अभी देखिए। अब बात कर रहे हैं अपन, जिस तरह से वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लग रही थी, अब लग रही है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना। मैं इंग्लिश में भी अपन ने यही किया था, एक्टिव टू पैसिव बनाते समय। देखिए लिखा जाता है, हो गया। लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक, इन दोनों को मिला दीजिए आप। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाते हैं तो लिख धातु होता है, लट लकार होता है, प्रथम पुरुष होता है, एक वचन होता है। सर आपको सीधा सा पता है? सर हमें तो पता है लिख धातु लट लकार। पठ धातु का हमें आता है पठती। क्या आता है? पठती। और आप पठती को देखकर सीधा क्या करोगे? लिखती। क्या कर दोगे? लिखती कर दोगे। जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा लिखती, और आप सोच रहे हो सर मेरा तो 100% सही है, ये सही नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, लिखती नहीं आएगा। सर आप इन्हें तो पढ़ाया है, आप ये बता रहे थे प्रथम पुरुष एक वचन तो पठती लिखती ही होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये जो वाक्य है कौन सा वाक्य? कर्म वाच्य है। और अपन ने वाच्य परिवर्तन में भी पढ़ा है कि धातुएं कितने प्रकार की होती है? एक होती है परस्मैनिपदी। कौन सी होती है? परस्मैनिपदी। एक होती है आत्मनेपदी। तो आत्मनि जो पदी चलती है वो कर्मवाच्य में चलती है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपदी चलती है। तो अपन पढ़ते पढ़ते तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो परस्मैनिपदी में आता है। अब लगाएंगे अपन, आपने याद किया होगा, पठयत पठियते पठियन्ते। याद आया? क्या होगा आत्मनि में लट लकार? पठयते पठियते पठियन्ते। नहीं तो कॉपी खोल के देखिएगा। पठयते क्या आ रहा है? पठयते। अब लिख धातु का बताओ क्या आएगा? अब आ जाएगा लिख्यते। पठयते लिख्यते। अब ये सेंटेंस आपका सही बनेगा। इतने सारे जमेने हैं इसके अंदर, ये बन गया लिख्यते। अब देखिए ये तो हो गया आपका सीधा एक। अब वाच्य परिवर्तन भी हो गया आपके इसके अंदर इंक्लूड। चलिए दूसरी तरह से सेंटेंस कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका, आपको इस तरह से देंगे, रामेण लेख लिखियते। बताओ रेखांकित पद का विभक्ति। रामायण में अगर रेखांकित पद आ गया तो विभक्ति बतानी है, कारण बताना है।
तो रामायण में आप बताओगे विभक्ति कौन सी है, जरा बताइएगा मुझे, रामायण में कौन सी विभक्ति है? रामायण में है आपकी तृतीया विभक्ति। कौन सी है? तृतीया विभक्ति। आपसे पूछ लिया कारण बताओ, तो कारण क्या बताओगे आप? कारण बताओगे कर्मवाच्य। क्या लिखोगे आप? ध्यान देना, कारण क्या लिखना है? कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। आप कोष्टक में लिख सकते हो करण कारक। करण कारक का ही तो भाग है ये। इतना लिखना पड़ेगा कारण आपको, तब जाकर आपको नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अगर आपसे लेख के अंदर, किसके अंदर दे दिया कि लेख के अंदर रेखांकित पदे विभक्ति से कारणम लिखते, तो आप क्या लिखोगे? विभक्ति। लेख के अंदर विभक्ति लिखोगे। आपको विभक्ति तो पता चल गई, विभक्ति तो होती है प्रथमा। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन जब आपसे कारण पूछा जाएगा, कारण में क्या बताओगे? कारण में आप बताओगे कि जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। इतना लिखना पड़ेगा दूसरा सेंटेंस। और साथ में लिखोगे करण कारक, क्योंकि अपन करण कारक ही पढ़ रहे हैं। करण कारक हुआ या नहीं हुआ? दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। अब आपसे अगर पूछा जाए तीसरा क्वेश्चन इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, आपको दे देंगे, इस तरह से देंगे, रामायण, ऊपर छोटी सी बिंदी दे देंगे जो आपको दिखेगी भी नहीं, ठीक है? लेखन लिखती, इस तरह से देंगे आपको। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो गलती है ही नहीं। हो सकता है आपको बिंदु नहीं देकर के ऐसा कैसा सेंटेंस दे रहा है कि रामायण लेख लिखती, राम के द्वारा लेख लिखा गया। आप बोलोगे सर ये भी प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? विसर्ग को हटा के ऊपर बिंदी लगा दो, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है? रामायण तो बिल्कुल सही है। कभी कभी हो सकता है रामायण भी गलत दे दे आपको, रामे दे दे, तो ये भी ध्यान रखना। तो रामायण की बात कर रहे हैं अपन, तो रामायण तो बिल्कुल सही है। रामायण तो रामायण ही रहेगा, इनमें गलती है ही नहीं। राम के द्वारा रामायण लेखम, यहाँ आपने को पता है लेखम कौन सी विभक्ति आ रही है? लेखम तो आ रही है द्वितीय विभक्ति। कौन सी आ रही है? द्वितीय। जबकि अपने को कौन सी लगानी है? अपने को तो लगानी है प्रथमा विभक्ति। तो लेख की प्रथमा क्या हो जाएगी? लेख की प्रथमा हो जाएगी लेख है। क्या हो जाएगी? लेख है। अब बात करते हैं लिखती की। आपको पता है लिखती कौन सी धातु है? लिखती तो है परस्मैनिपदी यानी पट्टी पटत वाली है, जबकि इसमें पट्टी पटत लगती ही नहीं है, इसमें लगती है आत्मनिपदी यानी पठियते वाली। तो क्या आ जाएगी? लिखियते। क्या आ जाएगी? लिखियते। इस तरह की अशुद्धि आपसे पूछी जाती है। आपसे लिखा आएगा शुद्ध करो अशुद्धि संशोधनम। क्या लिखा आएगा? अशुद्धि संशोधनम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाँ, आगे अगला सेंटेंस देखिए। सेंटेंस है आपका, उसके द्वारा हंसा जाता है। उसके द्वारा हंसा जाता है। बहुत आसान है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? तो पहली बात तो अपन ये देख लेते हैं, द्वारा से पता चल रहा है कि या तो ये कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उसके। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्या हो गया? सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? कर्ता हो गया। और हंसा जाता है ये अपनी क्रिया हो गई।
कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कर्म नहीं है, और जिसमें कर्म नहीं है तो वो कौन सा है? भाववाच्य है। कौन सा वाच्य हो गया? अभी आपको पता चल गया, भाववाच्य है। निशान हो गया। भाववाच्य की बात करें, उसके द्वारा हंसा जाता है, आपको पता है, उसके द्वारा आ रहा है, के द्वारा, उसके द्वारा। कौन सा कारक? के द्वारा, यानी करण कारक तृतीय विभक्ति आ रही। कौन सी आ रही? तृतीय विभक्ति। मतलब आपको इसके अंदर कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी? इसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी तृतीय विभक्ति, ठीक है। लेकिन उसके लिए तृतीय विभक्ति लगानी पड़ेगी, कैसे लगाओगे तृतीय? किसकी लगाओगे? उसके, किसके? मैं बात करता हूं जैसे वह सर्वनाम शब्द है, वह गया। अब मैं लिखूं वह खाया, ऐसा लिख सकता हूं क्या? नहीं, वह खाया नहीं, मैं इसकी जगह लिखूंगा उसने खाया। उसने खाया, ठीक है। अब उसने किसने? इस वह ने खाया। वह कौन? लड़का है। लड़का है तो क्या आ जाएगा? से। लड़का है तो क्या आ जाएगा? से। अब बात करते हैं, यहाँ पर से शब्द है, से शब्द की तृतीय विभक्ति लगानी है। तो से शब्द की तृतीय विभक्ति होती है, जैसे राम की होती है रामेण, आपको तत्शब्द के रूप याद होना चाहिए, इसकी हो जाएगी सेन, है ना, कि तेन। मैं सब बोलेंगे सर राम, आप बच्चे क्या होता है? राम की, सर राम की, राम की तृतीय विभक्ति रामेण होती है सर, तो यहाँ पर से शब्द है तो से की तृतीय विभक्ति सेन हो जाएगी, है नहीं? तो ऐसा दिमाग मत लगा लेना, इसके रूप अलग चलते हैं। तो राम, रामेण और तेन, से की तृतीय विभक्ति होती है तेन। मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है, तेन। चलिए, तेन हो गया। अब हंसा जाता है। अब हंसा जाता भाववाच्य की क्रिया है, कर्म है ही नहीं, सीधी सी बात है। तेन हस्यते, क्या आ जाएगा? तेन हस्यते। इतना सा काम करना है, कुछ क्यों? हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में ही आएगी। अब ये कोई जो क्वेश्चन है, किस तरह से पूछा जाएगा आपको? आपसे ऐसे पूछा जाएगा, तेन हस्ती, तेन हस्ती। बताओ, आपको बोल देंगे शुद्ध करो, अशुद्धि संशोधन। क्या बोल दिया? शुद्ध करो। गलती क्या हस्ती की है? सीधी सी बात है, क्या आ जाएगी? हस्यते। बस, तेन हस्यते। तीसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा, विभक्ति का कारण बताओ। तेन हस्यते, तेन हस्यते। अब बताओ तेन, ते आपको दे दिया कि रेखांकित पद है, क्या दे दिया? रेखांकित पद है, विभक्ति चेत तत्कारणम लिखत है। तो रेखांकित पद में विभक्ति बताओ भाई। आपसे पूछा तेन में कौन सी विभक्ति है, तो तेन में विभक्ति हो जाएगी आपकी, आपको पता है तेन में तृतीया आएगी। कौन सी आएगी? तृतीया विभक्ति। और वचन कौन सा बताओगे आप? आपको पता है वचन कौन सा? एक वचन है। वचन को भी साथ में लेकर चले आप, ठीक है। आपसे पूछा कारण, तो आप कारण बताओगे साहब। भाववाच्य, भाववाच्य में जो कर्ता होता है तृतीया विभक्ति में होता है, और आप क्वेश्चन में लिख दोगे करण कारक। क्या लिख दोगे? करण कारक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, फर्स्ट टॉपिक अपन कर चुके हैं, सेकंड, और इनके पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं पहले आपके लिए। देखिए, अगर सह, साकम, समम या साधम, देखिए तीनों का अर्थ एक ही होता है। इन तीनों का अर्थ होता है के साथ में। क्या होता है? के साथ या साथ में। सह, साथ में, साकम, समम, सार्धम, ये तीनों चारों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान देना, सह शब्द जो आए तो सह शब्द के, इसमें लिखा सह युक्त अप्रधान, ये जो अवग्रह चिन्ह, ये मैंने जो एस बना रखा ना ऐसा, इसे अपन बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। लेकिन इसके पढ़ते क्या है? लोग गलत पढ़ते हैं, ड पढ़ते, इसको पढ़ा जाता है अ।
क्या पढ़ा जाता है? अ पढ़ा जाता है। तो ये हो जाएगा कि सह युक्त अप्रधान है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अप्रधाने, मतलब जो प्रधान नहीं है उसमें, सह के साथ में जो अप्रधान है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि सह के साथ में आपको क्या करना है? सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना, बस इतना याद रखिए, बाकी भूल जाइए। अगर संयुक्त अप्रधान याद रहे तो भी ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। फिर अगला है निषेधार्थकस्य अलम। आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना? अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना। निषेध का मतलब मना होना। ठीक है, अलम का प्रयोग करना तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सह को याद करना है, अलम को याद करना है। दूसरा येनांग विकार है। येनांग विकार का मतलब है अंग विकार। अंग विकार, अंग विकार में भी आपको क्या करना है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना। अंग विकार का मतलब होता है जैसे पैर से लंगड़ा हो, हाथ टूटा हुआ हो, सर फूट गया हो, सर दर्द कर रहा हो, आंख से काना हो, कान से बहरा हो, मुंह से बोल नहीं सकता, वो सब क्या आएंगे? अंग विकार आएंगे। जहां भी आपको लगे इसमें कहीं अंग विकार की बात हो रही है तो आप लगाओगे सीधी तृतीय विभक्ति लगाओगे। फिर बात करते हैं अपन हेतुवाचक शब्द। हेतु, देखो हेतु का अर्थ होता है, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, हेतु का अर्थ होता है के लिए। हेतु का अर्थ क्या होता है? के लिए। अगर किसी कार्य से छात्र विद्यालय अध्ययन के हेतु जाता है, मतलब अध्ययन के लिए जाता है, छात्र विद्यालय जाता है किसके? अध्ययन हेतु। हेतु शब्द लिखा हुआ नहीं आएगा वहां पर उसका भाव प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये तीन से एकदम याद रखना ही है, हेतु आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, नहीं एग्जाम में नहीं पूछेगा। प्रगत्यादि भी उपसंख्यनम। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रकृति आदि क्रिया विशेषण। पहले मैं बात करता हूं इस प्रकृति की। इस प्रकृति से आप क्या समझ रहे हैं? प्रकृति का मतलब होता है उसका स्वभाव, उसका जो रूप रंग है, उसके जो नेचर है, उस वजह से। जैसे किसी ने मान लो कोई एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको यार, केसरिया कलर मान लो। ठीक है, योगी वेश में धारण नहीं करते केसरिया कलर का बाना। चलो आप तो एक सीधा समझो, एक सफेद ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति है। ठीक है, सफेद ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति है। ठीक है, और ऐसा गले के अंदर ऐसा त्रिशूल ऐसा कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसा गले के अंदर पहना हुआ है, हाथ में ऐसा एक कमंडल टाइप का ऐसा लिया हुआ है। ठीक है, अब बताओ वो क्या होगा? देख के पता चल जाएगा कि वो चर्च का पुजारी होगा, क्योंकि उसके हाथ में क्या है? क्रॉस है, ईसा मसीह का चिन्ह है। ठीक है, देखे पता चला। पुजारी क्या होगा? गले में माला होगी, सिर पे चोटी होगी, है ना, धोती पहनेगा वो, क्या मंदिर में माथे पे तिलक लगाएगा। ठीक है, हाथ में हमेशा माला होगी। तो उसकी प्रकृति देख के पता चल जाता है वो क्या है? साधु है। ठीक है ना। और डाकू कैसा होगा? मुंह बांधे हुए, काले कपड़े पहने हुए, हाथ में बंदूक लिए हुए, घोड़े पे सवार, वह क्या होगा? डाकू होगा। सैनिक कैसा होगा? सैनिक बिल्कुल आर्मी की, फौजी टाइप में, फौजी की ड्रेस पहने हुए होगा, एकदम सीना ताने खड़ा हुआ रहेगा, तो वो क्या होगा? आर्मी फौजी होगा। तो ये सब इसकी क्या है? प्रकृति है। इसकी क्या है? प्रकृति। समझना आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ क्रिया विशेषण की। अब क्रिया विशेषण की अगर मैं बात करूं, क्रिया विशेषण क्या किसे कहेंगे? देखो, क्रिया और विशेषण, विशेषण का मतलब होता है विशेषता। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता। किसकी विशेषता? कि क्रिया की विशेषता। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण का अर्थ क्या हो गया? विशेषता। और किसकी? क्रिया की। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। तो बताओ उसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? पहले मैं बात करता हूं विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया कौन सी है? दौड़ना। ये क्या हो गई आपकी क्रिया? क्या हो गई? दौड़ना। ठीक है, दौड़ता कैसा है? तेज। तेज क्या है? इस क्रिया दौड़ना की विशेषता है। मैं कहता हूं धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ना कैसा हो गया? धीरे धीरे हो गया। तो दौड़ना यानी क्रिया की विशेषता क्या हो गई? धीरे या तेज। धीरे या तेज। तो ये तेज और ये धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। तो अब ये कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्रिया विशेषण है, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट गया है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं वापस से। अगेन देखिए,
हम बात कर रहे थे क्रिया विशेषण की, और मैंने कहा था आपको कि तेज, वह तेज दौड़ता, तो तेज क्या हो गई, क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या, तेज या धीरे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई शब्द आ रहा हो जिसकी क्रिया की विशेषता आ जाए तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आपके सामने सेंटेंस लिखा है कि पिता पुत्र के साथ जाता है, जरा देखिए, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो पिता आपको पता है क्या है, करता है, कर्ता को अपन क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति में करते हैं, तो प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी उसकी, जनक, पिता को जनक कहते हैं, जनक, तो ये हो गई प्रथमा विभक्ति। पुत्र के साथ, और के साथ को अपन क्या कहते हैं, के साथ को अपन कहते हैं सह, और आपको पता है सह के साथ में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करना है, अपने को सह के साथ में करना है तृतीय व्यक्ति का। किसके, इससे पहले जो शब्द आएगा पुत्र। ठीक है, तो पुत्र की तृतीय क्या हो जाएगी, पुत्रेण, जैसे राम की होगी रामेण, वैसे पुत्र की हो जाएगी पुत्रेण हो जाएगी। फिर बात करते हैं के साथ की, के साथ का सह आ गया। फिर बात करते हैं गच, जाता है, जाता है मतलब गच्छति, कैसे आया, देखिए जाता है, गच्छ धातु या गम धातु से कहते हैं जाना, पीछे क्या रहा, ता है, ती है, ते है, वर्तमान काल तो क्या आ जाएगा, लट लकार। अब ये क्रिया किसकी है, ये पिता की क्रिया है, पिता को अपन ने जनक में जनक बताया, और जनक कौन सा पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी गच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, अपने को पट धातु का पता है, पटती होता है, तो गच्छ का क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति, ये इस तरह से यहाँ आया गच्छति। जरा अब आगे लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस, इसी का क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जरा देखिए। क्वेश्चन आता है आपका कि जनक पुत्रेण सह गच्छति। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, बोलेंगे रेखांकित पदे विभक्ति चेत कारणम लिखे थे। बहुत आसान है, क्या बतानी है आपको, विभक्ति बताइए, विभक्ति कौन सी होगी, विभक्ति होगी इसकी तृतीया, कौन सी होगी, तृतीया विभक्ति। और वचन कौन सा जरा बताइएगा, वचन होगा एक वचन, कौन सा होगा, एक वचन। ठीक है, अब आपसे पूछेगी बताओ कारण बताओ, कारण क्या बताओगे आप, कारण बहुत आसान है, क्या शब्द है, सह, तो सह युक्त अप्रधान है, क्या लिखोगे, सह युक्त, और ये अवग्रह चिन्ह लगा देंगे आप, और लिखोगे प्रधाने, सहयुक्त प्रधाने तृतीया विभक्ति, बस ये काम हो गया, हो गया। अगला जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपको, अशुद्धि संशोधन में इसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दे देंगे इस तरह से, जनक पुत्रस्य सह गच्छति। अब बताइए अशुद्धि क्या है, आपको बोलेंगे अशुद्धि संशोधनम अर्थात शुद्ध करो, अशुद्धि संशोधनम मतलब शुद्ध करो। तो बताओ गलत क्या है, अपने को पता है सह के साथ में कौन सी लगती है, सह के साथ में लगती है तृतीया, पुत्रस्य कौन सी है, षष्ठी यानी छठी विभक्ति है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है, छठी विभक्ति है, तो जनक की प्रथमा, जनक तो बिल्कुल सही है, पुत्र की क्या लगानी है अपने को, तृतीया लगानी पड़ेगी, तृतीया लगाएंगे तो क्या आएगा, पुत्रेण, फिर लिख देंगे सह, फिर लिख देंगे गच्छति। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखिए, वह नेत्र से काणा है, वह नेत्र से काणा है। ठीक है, बताओ अंग विकार आया क्या कहीं पे, नेत्र एक आंख नहीं है, मतलब अंग विकार हो गया ना, ये ना अंग विकार है, ये देखिए अंग विकार। ठीक है, वह नेत्र से काणा है, वह कौन, लड़का है क्या, हाँ, काणी नहीं काणा है, काणी होती तो लड़की हो जाती है ना, तो वह को अपन ने कह दिया सह। ठीक है, नेत्र से, अब अपने को पता है काणा है,
ठीक है, तो विभक्ति कौन सी लगेगी? अंग विकार। किसमें? अप्रधान में, नेत्र के अंदर लगेगी। ठीक है, वैसे से को भी देख लीजिए तो से के हिसाब से भी क्या आ जाएगा? कर्ण कारक ही आएगा फिर भी, लेकिन नेत्र अब एक से है तो राम की तृतीया क्या होगी भाई? तृतीया विभक्ति लगानी ना, राम की तृतीया होती है रामेण। तो बताओ नेत्र की क्या हो जाएगी? नेत्रेण। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसी से बनाऊंगा वापस में। नेत्रेण, चलिए देखिए ये हो गया नेत्रेण। ठीक है, रामेण नेत्रेण। से नेत्रेण से आगे इसके अंदर काणा है। काणे को क्या बोलते हैं बताओ? काणे को बोलते हैं काणा। काणे को काणे बोलते हैं, काण और हे। अब बताओ हे का क्या करोगे आप? हे का अपन करेंगे हे माना होता है अस्थि। क्या होता है? अस्थि। लेकिन आया कैसे वो देखिए जरा। हे होती है अस धातु की। कौन सी होती है? अस धातु। और अस धातु के अंदर अब वर्तमान काल आ रहा है। वर्तमान काल का मतलब होगा लट लकार। और ये है शब्द किसके लिए आया? ये जो है शब्द आया है ना, यह शब्द आया है अपने इस वह के लिए, से के लिए। अब बताओ से कौन से पुरुष में आएगा? अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में आता, मत्वम यम यम मध्यम पुरुष में आता, बाकी जो बचा प्रथम पुरुष। और आपको ये तो पता ही है कि से किस में आता है? प्रथम पुरुष में आता है। वचन कौन सा लगेगा? एक वचन लगेगा। चलो अपने को ये तो पता चल गया लट लकार लिखना है। लट लकार लिखना है तो लट लकार में क्या होता है? पठती पठत पठंती होता है। पठती पठत पठंती होता है। तो अस धातु को क्या लिखूंगा मैं? अस धातु को लिखूंगा अस्तित्व संति। अस्तित्व संति। ठीक है, अब वचन कौन सा है? एक वचन है तो एक वचन में कौन पकड़ूंगा मैं? अस्थि को। मैं यहां लगाऊंगा अस्थि। एक तो ये सेंटेंस आता है इस तरह से। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, आपसे ये पूछेगा रेखांकित पद है। क्या पूछेगा? रेखांकित पद है विभक्ति चेत कारणम लिखते। रेखांकित पद में विभक्ति और कारण लिखना है। तो देखिए विभक्ति कौन सी है? आपको पता है विभक्ति है तृतीया। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। और वचन कौन सा है आपको ये भी पता है? एक वचन है, क्योंकि एक आंख से काना है। ठीक है, और आपसे अगर पूछ लेवे कारण बताओ, कारण क्या लिखोगे? कारण लिखोगे येनांग विकारे। येनांग विकारे। येनांग विकार में होती है तृतीया विभक्ति। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा से नेत्राभ्याम काण, और दे दिया आपको संति। संति नहीं, अस्तित्व संति। अस्तित्व। चलिए, अब आपसे कहा उसने कि अब आप अशुद्धि संशोधन करो। अशुद्धि संशोधनम। संशोधनम, अशुद्धि का संशोधन करो। कैसे करोगे जरा देखिए, एक बार दिमाग लगाइए। देखिए से नेत्रभ्यम काणस्त। अब आपको पता है से तो सही है, से सही है तो से के साथ में सीधा और कुछ मत कीजिए। इस से को देख लीजिए पहले, तो इन दो को देखे आप। से और से आता है अपने एक वचन में। किसमें आता है? एक वचन में। जबकि इससे किसमें लिखा है? द्विवचन में। जरा देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो तो इससे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द्विवचन में। है या नहीं है? तो मतलब एक तो ये गलत आ गया, पहली बात तो ये। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप अस्थि होगा। चलो ये तो ठीक हो गया। फिर बात करते हैं काणे की। तो काणा बिल्कुल ठीक है, काणा आंख से होगा, एक आंख से होगा, एक वचन में होगा। नेत्राभ्याम, अब आपको पता है नेत्राभ्याम कौन सी विभक्ति है? तो देखिए नेत्राभ्याम कौन सी विभक्ति आती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली विभक्ति है राम है। प्रथम विभक्ति क्या है? मेरे साथ बोलिए, रामे रामो रामः। ये हो गई इसकी प्रथमा विभक्ति। कहीं नेत्र रामाभ्याम आया क्या? नहीं आया। आगे और लिखिए, फिर आ जाएगा रामम। रावण नहीं, रामम। हाँ, रामम रामो
रामान, ये हो गई आपकी द्वितीय विभक्ति। बताओ द्वितीय विभक्ति में कहीं पर भी नेत्राभ्याम आया क्या? नहीं आया। फिर लिखते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति हो जाएगी रामेण, ये एकवचन। रामाभ्याम, क्या आया? रामाभ्याम। राम ऋण काण अस्ति। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है कि साधु पैर से लंगड़ा है। लंगड़ा, ठीक है। साधु पैर से कैसा है? लंगड़ा है, मतलब उसका एक पैर टूटा हुआ है, खंडित है। ठीक है, कोई बात नहीं, खंडित है तो उसका अपना क्या, अपने को तो सेंटेंस बनाना है। साधु पैर से लंगड़ा, पहले मैं साधु और पैर के बीच की बात करता हूँ। साधु और पैर के बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। मतलब साधु क्या है? अपना, साधु अपना करता है। करता है तो कर्ता को कौन सी विभक्ति में बदलते हैं अपन? कर्ता को बदलते हैं प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, बताओ साधु की प्रथमा विभक्ति क्या होगी? तो साधु की प्रथमा विभक्ति याद करने के लिए आपको गुरु की प्रथमा विभक्ति याद करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं गुरु। गुरु, गुरु, गुराऊ, ये है गुरु की प्रथमा विभक्ति। तो जैसे गुरु चलता है वैसे साधु चलता है। तो साधु की प्रथमा क्या हो जाएगी? साधु, साधु, साधु। तो ये हो गई इसकी विभक्ति साधु। ठीक है, पैर से अंग विकार है और अंग विकार के साथ में लगते हैं तृतीया। पैर, पैर को बोलते पाद। ठीक है, अब बताओ राम पाद शब्द की तृतीय विभक्ति क्या होगी? अपने को पता है लंगड़ा है तो तृतीय विभक्ति लगानी पड़ेगी ना भाई, तृतीया लगानी पड़ेगी। अब तृतीया कैसे लगाएंगे? जैसे राम की होती है रामेण, ठीक है, और एक ही पैर है और दो होते हैं तो अपन क्या कर देते हैं? द्विवचन लगा देते हैं। दोनों पैर से लंगड़ा कैसा? अपाइश हो जाएगा वो तो। फिर हो जाएगा राम, रामेण हो गया, इससे हो जाएगा पादेन। ठीक है ना, ये लिख दूं मैं, साधु पादेन मतलब पैर से। लंगड़ा है, लंगड़ा को बोलते हैं खंड। खंज माने खंडित, क्या है वो? खंडित है। खंडित को बोलेंगे अपन खंज, पैर से खंडित है। और अस्थि का आपको पता है साधु का क्या लग जाएगा? अस्थि लग जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन तो इस तरह से पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछेंगे रेखांकित पद है, विभक्ति छेदक का नाम लिखे थे, तो बताओ पादेन में कौन सी विभक्ति है? बताइए, पादेन में विभक्ति आ रही है तृतीया। कौन सी आ रही है? तृतीय विभक्ति एक वचन। कौन सी आ रही है? तृतीय विभक्ति एक वचन। आपसे पूछा कारण बताओ, तो कारण क्या बताओगे? येनांग विकारे। कौन सी? येनांग विकारे। नेक्स्ट, आपसे अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि साधु पादात, पैर से, इसमें भी तो सही आता है पंचमी विभक्ति में। खंज यानी खंडित है, अस्थि, खंज अस्थि, खंडित है, साधु पैर। अब बताओ इसमें अशुद्धि क्या है? आपसे क्या पूछा? शुद्ध करो। कैसे करोगे शुद्ध? जिसको आती है पता है, खंज माने खंडित, खंडित होता है पैर से, पैर से होता है तो तृतीय विभक्ति लगानी कौन सी है? पंचमी। पंचमी दे रखी है, लगानी कौन सी है? अपने को तृतीया लगानी है, और तृतीया क्या हो जाएगी? पादेन। वाह, हो गया साधु, साधु पादेन खंज अस्ति। ये बन गया आपका सेंटेंस, इस तरह से बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला सेंटेंस देखिए, सूरदास नेत्रों से अंधा था। सूरदास जी जो हुए थे वो नेत्रों से क्या थे? अंधे। नेत्रों से अंधे थे। उनको थोड़ा रेस्पेक्ट दे देते हैं। नेत्रों से अंधे थे। अपन ने पहले लिखा था नेत्र से काना था, ठीक है ना? नेत्र से काना था तो एक वचन लगाया था। अब बोल रहा है सूरदास तो नेत्र से अंधे हैं। ध्यान में, दोनों नेत्र से अंधे। पहले अपन सूरदास और नेत्र के बीच की बात करते हैं। सूरदास और नेत्र के बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है। और सूरदास अपना क्या है? सूरदास अपना कर्ता है। और अपने को पता है कि कर्ता जब आता है तो अपन लगाते हैं प्रथमा विभक्ति। कौन सी लगाते हैं? प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। बताओ सूरदास की प्रथमा क्या होगी? अरे भाई, सूरदास में पीछे से आ रहा है, से में ए आ रहा है, राम में भी पीछे ए आता है, तो जो राम की होगी वो सूरदास की होती है। और सूरदास वैसे भी भक्त किसके हैं? भगवान श्री राम के ही भक्त होंगे। तो ये हो गया आपका सूरदास है। क्या हो गया आपका? सूरदास है। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, थोड़ी देर रुकिए, आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, याद दिलाना मेरे को वापस। आप सूरदास की बात करते हैं। सूरदास हो गया प्रथमा विभक्ति। नेत्रों से अंधा है। अंधा है मतलब वो अंग विकार है। कौन सा है? अंग विकार है। अंग विकार है नेत्रों से, तो लगानी तो मुझे तृतीया है, लेकिन तृतीया में क्या लगानी है? द्विवचन लगाना है, क्योंकि दोनों आंखों से अंधे। एक होती तो मैं एक वचन लगाता, दोनों होती है तो द्विवचन लगाएंगे। तो बताओ राम की तृतीया क्या होगी? राम की तृतीया होती है रामेण, लेकिन ये तो एक वचन है, इसके द्विवचन क्या होगा? रामाभ्याम। क्या होगा? रामाभ्याम। तो बताओ नेत्र का क्या हो जाएगा? नेत्र का हो जाएगा नेत्राभ्याम। हुआ ना आसान? बहुत इजी हो गया। अब देखिए नेत्राभ्याम। अब बात कर रहे हैं अंधे की। अंध को संस्कृत में कहते हैं अंध। अंध को अंध ही कहते हैं। बस हो गया ना आसान? अंध को अंध कहते हैं। लेकिन अब फंस गए यहाँ। पहले है, होता था, है, थी है, मतलब वर्तमान काल आ रहा था। लेकिन अब क्या आ गया? अब आ गया था, थे, थी, मतलब आ गया भूतकाल। कौन सा काल आ गया? भूत। अब आपके भूत पीछे पड़ गया। भूतकाल की बात करें, भूतकाल को संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। कौन सा लकार कहते हैं? लंग लकार। अब आपको लंग लकार याद होना चाहिए, पट धातु का होता है। अपठत, अपठताम, अपठन वाला। पहले मैं यहाँ लिख देता हूं, आपको पता होगा। अपठत, अपठताम, अपठत, अपठताम, अपठन। ये हो गया आपका लंग लकार का, ठीक है। लेकिन ये जो थे किसके लिए आया? थे तो सूरदास जी के लिए आया। सूरदास जी तो चले गए, अब यहाँ है ही नहीं। सूरदास जी के बारे में बात करते हैं तो सूरदास जी कौन सा पुरुष में आएंगे? अहम आम वयम में नहीं, त्वम यम यम नहीं, बचा क्या? प्रथम पुरुष। बहुत इजी है। ये हो गया आपका प्रथम पुरुष। क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया। प्रथम पुरुष हो गया। वचन कौन से? एक वचन। क्या होगा? एक वचन हो गया। तो सूरदास प्रथम पुरुष, एक वचन, नेत्राभ्याम, अंध। अब बताओ भूतकाल लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? अपठत। तो लिखना नहीं है। धातु कौन सी है? थ। थ को धातु भी कौन सी? अस धातु ही है अपनी। अस धातु में क्या लिखेंगे? अस धातु में लिखेंगे आसीत। क्या लिखेंगे? आसीत। अपठत होता है, उसमें होता है आसीत। ध्यान रखना इस चीज का, अलग चलता है थोड़ा सा। आसीत, आसाम, आसन चलता है, तो ये हो जाएगा आसीत। बट अपठत की तरह नहीं चलेगा, आसीत चलेगा उसमें, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सवाल। आपसे दूसरा सवाल क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा बताओ नेत्राभ्याम विभक्ति कारण बताओ। क्वेश्चन यहाँ से शुरू। विभक्ति कारण बताओ। विभक्ति कौन सी है पता है आपको? विभक्ति तो है अपनी तृतीया। वचन कौन सा है? द्विवचन। हो गया होगा क्लियर? अब बताओ क्यों है? कारण बताओ। कारण क्या बताना है? अंग विकार, सॉरी येनांग विकार। कौन सा विकार? येनांग, मतलब अंग विकार, अंग नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन इस तरह से देंगे। आपको दे दिया सूरदास। क्या दिया? सूरदास नेत्रेण
अंध आसी, सूरदास नेत्र से अंधा था, अंधे थे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि अंग विकार के युग में तृतीय विभक्ति आती है, बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में अपना दिमाग नहीं चलता, ये पता नहीं है अंधा दोनों ने, ये नेत्रेण एक वचन है जबकि वो अंधा दोनों आंखों से होता है, तो ये इस तरह से गलत होगा और यहाँ लग जाएगा नेत्राभ्याम, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा, सूरदास नेत्राभ्याम अंध आसीत। पहले ये को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगली स्टोरी सुनाता हूं, क्या स्टोरी है। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपके लिए है, बालक कान से बहरा है। आप तो दोनों कानों से सुनते हो, वो एक कान से बहरा है। देखिए बालक कान से बहरा है, बालक की बात कर रहा हूं मैं, बालक और कान के बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, मतलब बालक क्या है, प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता, बालक अपना कर्ता है और कर्ता में अपन क्या लगाते हैं, कर्ता कारक में अपन लगाते हैं प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो लगा दीजिए बालक की प्रथमा विभक्ति। बालक में पीछे अकम ए आ रहा, राम में पीछे क्या आता है, ए आता है, जो राम की होगी वो क्या हो जाएगी, बालक की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, फिर बात करते, कान से बहरा है, बहरा मतलब क्या हो गया, वो अंग विकार हो गया। कान, कान को बोलते हैं संस्कृत में कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण। और विभक्ति कौन सी लगाओगे आपको पता है, तृतीया, कर्ण की लगानी है तृतीया। बताओ राम की क्या होती है, रामेण, कर्ण की हो जाएगी कर्णेन, बस। बालक कर्णेन, बहरा, बहरा को बोलते हैं बधिर, क्या बोलते हैं, बधिर है, बहुत आसान। बालक अस्ति, यार बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे अपन, आपको याद भी तो होना चाहिए अस्ति क्यों आया, पीछे पलट के देख लीजिए, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कर्णेन से आप बताओ विभक्ति और वचन, विभक्ति बताइए। अगला क्वेश्चन, विभक्ति क्या, रेखांकित पद है, विभक्ति आएगी आपको पता है तृतीया, कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया विभक्ति। तो बताओ वचन कौन सा है, वचन कौन सा है, वचन है आपका इसके अंदर एक वचन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा कारण बताइए, तो कारण आपको बताना है येनांग विकार, कौन सा विकार है, येनांग विकार है। आपसे देखिए ऐसा भी पूछा जा सकता है, बालक कानों से बहरा है, तो कर्णाभ्याम भी आ सकता है। कर्णाभ्याम क्या है, कानों से बहरा है, ध्यान देना, कर्णाभ्याम क्यों लिखा, वो दोनों कानों से बहरा तो कर्णाभ्याम, और एक कान से बहरा है तो कर्णेन, इस चीज का विशेष ध्यान रख लेना। ये क्या है आपका, ये आपका तृतीया विभक्ति का द्विवचन है, क्योंकि कान दो ही होते हैं। आपके कितने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने कान हैं आपके। ठीक है, आ गया अपना कारण, येनांग विकार है। चलिए अब बात करते, आपसे पूछा जाए अशुद्धि संशोधनम कैसा आएगा, बालक कर्णात बधिर अस्ति, बालक कान से बहरा है, बताओ क्या गलत है, कर्णात कौन सी विभक्ति है, पंचमी, जबकि अपने को पता है बधिर यानी अंग विकार में कौन सी आती है, तृतीया, क्या लगानी पड़ेगी, कर्णेन, हुआ ना, बालक कर्णेन बधिर अस्ति, ये सेंटेंस बन गया आपका। चलिए अब अपन आज की स्टडी करते हैं खत्म। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है आपके लिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, लिखने का काम बंद कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। स्टोरी अच्छी सुन लीजिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टोरी क्या है आपके लायक, क्या है स्टोरी, एक बार क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच क्या हुआ, मैच हुआ, क्रिकेट मैच। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच क्या हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, और उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर था ब्रॉड, क्या नाम था, ब्रॉड हाउ करके उसका नाम था, जो पहली बार क्रिकेट मैच खेल रहा था। ब्रॉड हाउ जो पहली बार क्या कर रहा था,
इंटरनेशनल यानी इंडिया के साथ का पहला मैच था और उसने किसको आउट किया? उसने अपने करियर में पहला बार उसने आउट किया सचिन तेंदुलकर को, जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन रमेश तेंदुलकर को उसने क्या किया? क्लीन बोल्ड किया। क्या किया? क्लीन बोल्ड, मतलब गिल्ले उड़ा दिए सचिन तेंदुलकर के उसने पे। हर कोई भी आसानी से सचिन को आउट नहीं कर सकता, और स्टंप यानी क्लीन बोल्ड करना तो पॉसिबल ही नहीं, बहुत रेयर केसेस होता है। जबकि ब्रॉड हाउ ने पहले ही मैच में क्या कर दिया? सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। ब्रॉड हाउ बहुत खुश हुआ कि उसकी पहली उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया उसने, लेकिन बड़ी मेहनत करी उसने, ठीक है ना। अब क्या हुआ? जब मैच खत्म हो गया तब ब्रॉड हाउ जो है ये एक बॉल लेकर सचिन के पास गए, वो जिससे उसने बोल्ड किया, उस बॉल को लेकर सचिन के पास गए, बोले कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, इस बॉल पे मैंने आपको क्लीन बोल्ड किया है। तो सचिन ने इस बॉल पर एक लाइन लिखी, वो क्या लिखी सुनिएगा। उसने लिखा, आगे से अब कभी भी, आगे से कभी भी तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगे, आउट नहीं कर पाओगे। ये लाइन उसने लिखी, सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखी? आगे से अब कभी भी तुम मुझे किसी भी मैच में आउट नहीं कर पाओगे। ये लाइन लिख दी किस पे? बॉल पे। अब ब्रॉड हाउ की जो इतनी खुशी थी वो सब गायब हो गई, उसने कोई खुशी को एंजॉय नहीं कर सका, क्योंकि उसने लाइन लिख दी सचिन तेंदुलकर ने, और जो उसने लिख दिया वही हुआ। जब तक सचिन तेंदुलकर खेला, जितने साल उसने खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जितने साल खेला, ब्रॉड हाउ कभी भी उसे आउट नहीं कर सका, ना तो क्लीन बोल्ड, ना कैच, ना और कोई स्टंपिंग, किसी भी प्रकार से ब्रॉड हाउ सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर सका। तो देखिए सचिन तेंदुलकर ने जो लिखा है वो करके दिखाया है। तेंदुलकर ने जो लिखा है वो करके दिखाया है। सचिन तेंदुलकर को नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना है, लेकिन उसने खुद पे इतना आत्मविश्वास था कि वो जो लिख रहा है वो करेगा। तो आपको भी यही सलाह देता हूं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बात छोटी है लेकिन बहुत मार्मिक है। क्या मार्मिक है? आपको भी, आपने अगर अपना लक्ष्य बना लिया, टारगेट बना लिया, आपको क्या करना है कि आपको टॉप करना है। और टॉप किस में करना है? 10th बोर्ड में करना है। 10th बोर्ड में जब आपने लक्ष्य बना लिया, लिख लिया कि मुझे टॉप करना है, तो आपको फिर टॉप करके दिखाना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इस लक्ष्य के अंदर एक ही चीज चलती है, नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज का मतलब होता है कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है ना, उसमें कोई भी बहाना नहीं चलता कि लाइट नहीं आ रही थी, कि गर्मी हो रही थी, घर वाले काम भेज दिया, कुछ कर दिया। आप किस तरह से पढ़ते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। स्टडीज लक्ष्य को लेकर कोई भी नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। लिख लो, जो किया है वो करके दिखाना। आई थिंक आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अपन कर्ण कारक का एक अब अगला पार्ट करेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।